केस को लड़ने के लिए आपको मुल्किस्तान जाना है। आज से ठीक 3 महीने पहले हमारी इंटेलिजेंस टीम को यह खबर मिली थी कि फरजाम भारत में हमले के लिए पैसे डाल रहे हैं और इसकी सही जानकारी के लिए हमें जरूरत थी एक काबिल जासूस की। तो हमारी नजर में सुनैना से बेहतर कोई और नहीं था। तो सुनैना अपना नाम बदलकर गुलनाज के नाम से फरजान के घर में नौकरानी का काम करने लगी। मिस्टर केडी, परसों तक तो हमारा मिशन बिल्कुल सही चल रहा था, पता नहीं कैसे एकाएक फरजाम का खून हो गया। ये भारत से आया इस लड़की का जान बचाने का, वो जो उसके साथ में खड़ा है ना लड़का, वो इसका भाई है। हमारी आंखों के सामने मेरा भतीजा का चाकू से ठोक कर कत्ल कर दी। मैंने इसको कत्ल करके भागते हुए देखा था। जनाब, अब तक कोई ऐसा गवाह नहीं है जिसने साफ साफ गुलनाज को कत्ल करते हुए देखा हो या इसे वहां से भागते हुए देखा। खून के वक्त कहाँ थी तुम? मैं हर शाम को भागने जाती थी और यहाँ की सारी जानकारी इंटेलिजेंस टीम तक पहुँच जाती थी। यकीन नहीं आता कि बकरा अपनी गर्दन खुद कसाई के हाथ में देने आ गया। क्या बात है, आज हलाल खाएंगे। वकील, तू तो गया। मारो, मार डालो इसे, पर याद रखना मेरा भाई जानता है कि ये वकील मुझसे मिलने आया था और उसे पता चल जाएगा कि तुम सब ने मिलकर इसका कत्ल किया है। मार डालो इसे। ठीक कह रही है जनाब, ये अगर हमने इसे मार दिया तो हम भी शक के घेरे में आ जाएंगे। इसे नहीं तो इन दोनों को ही खत्म कर डालते हैं, इसे भी और इसके भाई को भी। सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। चलो, ले चलो इसको। हमारा आँख ने जो देखा वो सही है। वला आलम, आजकल हमारा आँख क्या क्या देखते। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बच गए। खून यहाँ हुआ था। ओए नाज़िया भी, वो इधर क्या करती है तू? जी, मैं वो कमरा साफ करने आई थी। तो जब जनाब ही नहीं रहे तो कमरा काहे को साफ करती? क्यों अपना वक्त बर्बाद करती? तो भूख से हमारा जान जा रही है। जाओ हमारे लिए दस्तरखान बिछाओ। जी। सुनो, तुम घर में बुर्का पहन के क्यों घूमती है? वो हम तेल लाने बाहर गए थे और सीधे यहाँ आ गए, दिमाग से निकल गया। वो ये अदालत के चक्कर में सबका दिमाग खराब हो गया। तो कल फिर सुबह अदालत जाना है और तुम नाज़िया बीबी जाओ हमारे लिए दस्तरखान बिछाओ। अब चलिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। जल्दी आओ, हमको भूख लगी है। अब बहुत हो गया। सहेली की खातिर हमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। इसे गंवाने की हिम्मत नहीं है हमें। अब आप चली जाइए, नहीं तो ये लोग हम दोनों को जिंदा गाड़ देंगे। मेहरबानी कीजिए और चली जाइए यहाँ से।
पूरा जश्न देखा हमने। मुल्ला किधर गई? या अल्लाह के दी भाग गई। यही गई होगी, यही गई होगी। ढूंढो उसे। चलो। मुल्ला तुम यहाँ से कैसे भागोगे हमसे? मुल्ला हमसे भाग के यहाँ से जाओगी कहाँ? हाँ? कहाँ भागेगी? बता कहाँ तक भागेगी? छोड़ दो मुझे। क्या करता? ले चल अंदर। चल 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 जाने दो मुझे। चल। अगर इन्होंने इसे फाइल देते हुए देख लिया तो ये लोग इसे भी मार देंगे। मैं ही फाइल लेके भागता हूँ। रुक जा वरना गोली मार दूंगा। अरे ओए कभी का बच्चा रुक। ओए रुक रुक। उधर कोई बच्चों के साथ ही खेलते रहेंगे या बड़ों के साथ भी खेलेंगे? तू चुप बैठ और अपना मुंह बंद रख, नहीं तो तेरे मुंह में कपड़ा ठोस देंगे। हाँ? क्यों? डरते हैं क्या आपके जनाब? या खुद पर यकीन नहीं है आपको? खेलिए ना, एक आध हाथ हमारे साथ भी खेलिए। अगर मैं जीत गया तो छोड़ देना, अगर हार गया तो आज नहीं तो कल मारना ही है मुझे। हा? जनाब, आप इसकी बातों में ना आए। ये बहुत ही शातिर इंसान है, ये आपको उलझा रहा है। चुप। हमारे फैसले हम खुद करेंगे। आओ। बैठ जा। जान की बाजी से कम नहीं होगा।
वसूल होगा। एक की जान जाएगी और दूसरा यहाँ से जाएगा। मंजूर। लियाकत, तुम शुरुआत करोगे। जनाब ये क्या कह रहे हैं आप? ये लो, पिस्तौल चलाने तो आती है ना? एक गोली 5 बारी। देखते हैं किस्मत किसका साथ देता है। पता नहीं इस चेंबर में गोली है या नहीं। अगर नहीं तो बच गए, अगर है तो गए। बंदूक के नीचे हो जाए तो अच्छा है। शुक्रिया। आप लोग ताश में लगे रहिए, आपके जनाब और मैं जरा खुली हवा की सैर करके आते हैं। चलिए। क्या हो गया तुझे? ठीक तो है? तो सर बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के आ रहा हूँ। 2 लोग मेरी जान के पीछे पड़ गए सर। से हम कहाँ आ गए सर? अब तो जान पे आ गई है। काम तो काम होता है और करना पड़ता ही है। पता चला है कि सुनैना और गुलनाज खून के समय बागीचे में थी। सब तब तो आसान है। अगर ये बात कल अदालत में साबित होगी तो नहीं बता सकते। वो बागीचे में बैठकर हिंदुस्तान की टीम को जानकारी दे रही थी। ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए वरना हम... समझ गया सर, वरना हमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटेगा। अब क्या करें सर? सुनैना को बचाने के लिए एक मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी। समझाता हूँ। तो पहले बता, तूने क्या जानकारी हासिल की? क्या पता चला तुझे? हाँ सर, उनके व्यापार का हिसाब पूरा खाता है सर, पर अजीब सा है सर, कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ तस्वीरें हैं सर, ये देखिए। भंडार खाना और फरजाम का कमरा। पाकिस्तान में जो दूतावास है, क्या वहाँ से कोई खबर नहीं आई? अभी तक कोई खबर नहीं आई है सर। मैं जानना चाहता हूँ कि आज अदालत में क्या हुआ। माफ़ी चाहता हूँ सर, उन्हें तो कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं जानते कि वो अदालत की कार्रवाई कहाँ हो रही है। पर सर, केडी ने उस जगह का पता लगा लिया है। इतना ही नहीं, वो भीड़ को मना लिया और सुनैना का केस भी लड़ रहा है। ये साबित करो कि ये लड़की बेकसूर है। जी मंजूर है। हमें पता नहीं केडी और उसका सहायक कहाँ है। सर, हमारे किसी भी खबरी के पास केडी की कोई सूचना नहीं है सर। कहीं केडी पकड़ा तो नहीं गया? मुल्किस्तान में पकड़े जाने का मतलब सिर्फ मौत होती है। कहीं केडी को हमने वहाँ भेजकर कोई गलती तो नहीं कर दी? सर, एक और खतरा है जिसे शायद हम भूल रहे हैं। सर, केडी सुनैना के बारे में सब कुछ जानता है और उन लोगों ने केडी से सब कुछ उगलवा लिया तो? मुझे अनंत से रिपोर्ट मिली है। केडी इस केस की संवेदनशीलता को बड़ी अच्छी तरह से जानता है। वो कभी अपना मुंह नहीं खोलेगा। सर, उनको केडी पर पहले से ही शक हो गया था। आप तो जानते ही हैं कि वो लोग कितने निर्दयी हैं। तुम केडी पाठक को अच्छी तरह से नहीं जानते।
शारीरिक यातनाएं मानसिक रूप से उसको नहीं तोड़ सकती। अगर वो उनके चंगुल में फंस भी गया तो बाहर निकलने का रास्ता वो खुद ब खुद ढूंढ लेगा। मेरी राय है कि हमें केडी की सूचना का इंतजार करना चाहिए। अरे हाँ, सुनैना के पास एक यंत्र था सूचना भेजने वाला, वो कहाँ है? सर उसके सिग्नल हमें हकामी के घर से मिल रहे हैं। लगता है सुनैना ने उस यंत्र को वहीं कहीं छिपा दिया है। किसी भी कीमत में वो यंत्र उनके हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना वो सुनैना के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। सर क्या सोच? इस पहेली को सुलझाने का एक ही तरीका है। प्रारंभ से लेकर अब तक घटनाओं का पुनः अवलोकन करना पड़ेगा हमें। सर मुझे तो इस केस के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस केस में इतने सारे लोग हैं और सबका बयान एक दूसरे से अलग। किसी ने वो अंगूठी देखी, उस्ताद का अंगूठी देखकर हम बेटर, तो किसी को वो हींग की सुगंध आई। इसके कपड़े से हींग की खुशबू आ रही थी। तो उस वक्त घर में इतने सारे लोग थे पर कोई भी हमें सही जानकारी नहीं दे रहा। इसी का फायदा खूनी उठा रहा है। खूनी है तो हकामी परिवार के सदस्यों में से ही कोई एक। घटनाक्रम पर ध्यान देंगे तो संभवतः कहीं ना कहीं से कोई सुराग निकलेगा। सब वो फजाम हकामी परिवार का मुखिया था, जिसे एक बुर्का पहने महिला ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। एक भारतीय गुप्तचर हकामी परिवार में नौकरानी बनकर रह रही थी। उस पर हत्या का आरोप लगाकर उसे पकड़ा जाता है। हत्या का कारण कि फरजाम ने उसे 2 दिन पहले पीटा था और इसी बदनामी को धोने के लिए उसने फरजाम की हत्या की। घर के अन्य सदस्यों के पास साक्ष्य है जो ये संकेत देते हैं कि वही हत्यारिन है, किंतु हम जानते हैं कि वो हत्यारिन नहीं है। सर सबसे पहले चाचा जान ने खूनी को हत्या करते हुए देखा। चाचा ने खूनी को देखा था, गुलनाज को नहीं। बुरखे में किसी महिला को देखा था, किसी औरत को देखा था, और देखा था तो केवल हाथ पर एक अंगूठी। हो सकता है गुलनाज के पास वैसी ही अंगूठी हो। कल अदालत में आपने चाचा जान को गलत साबित कर दिया। साहब की दलील बहुत दमदार थी। वापस आते हैं। हत्यारिन हत्या करने के बाद वहां से भागी और घर में देखती है दूसरी नौकरानी नाजिया, और वहां नाजिया को बुरखे में कोई दिखाई देता है या देती है, लंगड़ाते हो। फरजाम की पिटाई से गुलनाज की टांग में चोट लगी थी, इसीलिए वो लंगड़ा रही थी। एग्जैक्टली। नाजिया ने जिसे लंगड़ाते हुए देखा उसे ही गुलनाज समझ लिया, क्योंकि गुलनाज लंगड़ा रही थी। मेरा ऐसा मानना है कि हत्यारा जानता था कि गुलनाज लंगड़ा कर चल रही है, इसीलिए वो भी लंगड़ा कर चल रहा था, ये दर्शाने के लिए कि वो गुलनाज है। और फिर एजाज ने खूनी को पकड़ने की कोशिश की और खूनी से संघर्ष करते हुए उसे खूनी से हींग की खुशबू आई। सब गुलनाज जिस कमरे में रहती थी वहाँ हकामी परिवार हींग रखता था, इसीलिए अब एजाज को भी लगता है कि गुलनाज ही खूनी है। और फिर अरमागन, जिसने दरवाजा तोड़ा और गुलनाज को खून से सने बुरखे के साथ पकड़ा। हाँ, लेकिन गुलनाज का कहना है कि जिस समय हत्या हुई वो बाग में थी, खुफिया जानकारी भेज रही थी बाहर। संभव है कि दरवाजे से अंदर गया हो और खिड़की से बाहर गया हो, ठीक उसी तरह जैसे गुलनाज आया जाया करती थी। बस खूनी दरवाजे से अंदर कैसे आ सकता है? दरवाजा तो गुलनाज ने खिड़की से कूदने से पहले बंद कर दिया था। ठीक से कुछ भी कहना कठिन है, पर तेरी ये जो खींची हुई तस्वीर है संकेत तो इसी प्रकार का दे रही। खैर, उसके बाद गुलनाज खिड़की से कमरे में वापस आई, अपना बुरखा पहना और ठीक उसी समय पकड़ी गई। सर, खूनी का गुलनाज का भेष बदलकर फरजाम की हत्या करना हमें खूनी के बारे में 2 सुराग देता है। कैसे सुराग? एक तो ये कि वो गुलनाज के कमरे में बहुत आसानी से पहुंच सकता था, और दूसरा ये कि वो हकामी परिवार के घर से बहुत अच्छी तरह से परिचित था।
इसीलिए तो कह रहा हूं वरुण कि हत्यारा बाहर से नहीं आया था। हत्यारा हकामी परिवार का ही कोई सदस्य है, जिसके पास फरजान को मारने के लिए एक ठोस कारण था। पर सर, ये कारण क्या हो सकता है? तूने जो जानकारी एकत्रित की है, संभवतः उसी में हमें कोई ठोस कारण मिल जाए। सर, आपको क्या लगता है, क्या इत्तेफाक है या फिर खूनी ने जानबूझकर वही समय चुना जब गुलनाज खुफिया जानकारी के लिए अपने कमरे से बाहर जाती थी? ये इत्तेफाक नहीं है वरुण, सोची समझी साजिश है। सर, आपको लगता है कि खूनी गुलनाज के राज के बारे में जानता था? पता नहीं वरुण, लेकिन अगर हत्यारा गुलनाज का राज जानता है तो गुलनाज के साथ साथ हम दोनों भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। खैर, वो सब छोड़, इस समय तुझे एक अहम कार्य करना है। बताइए सर। सुन, इससे पहले कि तुम्हारा चालाकी तुम्हारा मौत का वजह बन जाए, ये बताओ कि वो वकील यहां क्यों आया था? चुप क्यों हो? बताओ, चुप क्यों हो? जवाब दो। मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती। एक बात याद रखना लड़की, हम गुनहगार को कभी माफ नहीं करता है। और वो लड़का, वो शक्ल सूरत से तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं लगता। कौन हो तुम? क्या साजिश है तुम्हारी? क्यों किया तुम फरजान साहब का कत्ल? जवाब दो। तुम इस तरह नहीं समझोगी। रुक जाइए जनाब, अदालत ने कल तक का वक्त दिया था और अगर आपने इसको खत्म कर दिया तो इल्जाम आप पर ही आ जाएगा। वैसे भी वो वकील हमारी गिरफ्त से भाग चुका है। हमें जो भी करना होगा सोच समझ कर करना होगा। सर, बहुत बुरी खबर है। सर, सुनैना के यंत्र से रेडियो सिग्नल मिलना बंद हो गया है। सर, लगता है वो यंत्र किसी दुश्मन के हाथ लग गया है। बेटी, ये क्या हुआ? तो कुछ नहीं है, थोड़ी सी मेहमान नवाजी की गई। क्या हुआ ये? देखो, अगर आइंदा किसी ने ये बदतमीजी की तो मैं उसको जंजीरों से जकड़ कर कोठरी में डाल देता। चलिए, तुम शुरू हो जाओ। मुंशी साहब, आपने जो वक्त मुझे दिया था उसमें कुछ सवाल कुछ जवाब ढूंढ लाया हूं मैं। सवालों से शुरू करता हूं। पहला सवाल ये है कि ये खून 2 दिन बाद क्यों हुआ? ये कैसा बेहुदा सवाल है? गुलनाज को बदला लेना था, उसने चाकू मारा और बदला ले लिया, बस। यही तो सवाल है कि चाकू मारा 2 दिन बाद क्यों? जिस दिन इन्हें मार पड़ी थी उस दिन भी बदला ले सकती थी, उसके अगले दिन 2 दिन बाद ही क्यों? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल का जवाब नाजिया बीवी के पास होगा। मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा।
नाजिया बीवी को बुलाया जाए। राजा बीबी बुर्का पहनकर खाना पकाना ये तकलीफ नहीं होती है आपको ऐसा करने में? जनाब, बुर्का हम बाहर जाते वक्त पहनते हैं, घर में नहीं। खून भी तो घर ही में हुआ था। उस रात घर की औरतें बुरखे में थीं या क्यों थीं? उस रात की बात और थी। बाहर से मेहमान आए हुए थे, इसलिए घर की औरतें बुरके में थीं। जनाब, बात पे गौर किया जाए। उस रात घर की औरतें बुरके में और इसी का फायदा उठाया है खूनी ने। एक आखिरी सवाल, ये जो जूते आप पहनी हैं इस समय इस वक्त, यही जूते आप घर में भी पहनती हैं? जी नहीं, ये तो हम बाहर निकलते वक्त पहनते हैं, घर में तो चप्पलें पहनते हैं। सारी औरतें घर में चप्पलें पहनती हैं? जी। मुंसिफ साहब, अब मेरा सवाल ये है कि इस समय गुलनाज ने जूते कैसे पहने हैं? ये भी घर में बाकी औरतों की तरह चप्पल पहनती होगी, ये घर में अपने कमरे में पकड़ी गई थी, तो जूते कब पहने इन्होंने? जेल में तो जूते बदल नहीं सकते, क्यों? अरे क्या बकवास हो रहा है? जहाँ तक हमको पता है ये कत्ल और खून का केस है, इधर जूते चप्पल पर बहस हो रही है। केडी, क्या हुआ? यही साबित करना चाहता हूँ मुंशी साहब की जिस शाम खून हुआ उस शाम मेरी मुवक्किल घर के अंदर नहीं थी, बाहर बाग। बाहर? किधर? क्यों? मैं घर के बाहर बाग में थी और यहाँ की सारी जानकारी इंटेलिजेंस टीम तक पहुँचाती थी। अब ये तो मैं किसी हाल में भी नहीं बता सकती। केडी, तो खामोश क्यों है? बोलो। मुंसिफ साहब, ये बाग में अपने भाई बहरंग से बात करने गई थी। इनके कमरे में हमें इनका मोबाइल फ़ोन मिला, एक ही नंबर है इस पर, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ले लीजिए, आप नंबर डायल करके चेक कर लें। ओए, तू हमारे घर में घुसा था? तेरी तो ये तू क्या कर रहा है? चल बैठ। जनाब, इसीलिए गुलनाज फोन छिपा कर रखती थी ताकि इसे मारना पड़े। क्या बकवास है जनाब? अगर गुलनाज बाहर थी तो दरवाजा तोड़ने पर वो अंदर कैसे पकड़ी गई? और खूनी बाहर कैसे गया? और खूनी बाहर गया समझ में आता है, गुलनाज फिर अंदर कैसे आ गई? खिड़की से जनाब। गुलनाज का बाग में जाना, फोन करने, शोर सुन के अंदर आना और खूनी का वहां से भागना, फरार होना, ये सब उस भंडार घर की खिड़की से हुआ है। अच्छा, इसलिए खिड़की खुली थी। वही तो मैं सोचूं, इतनी ठंड में इनको हवा की क्या जरूरत पड़ी? ये सबूत है मेरी बात का कि खिड़की खुली थी। जनाब, जो खून से लथपथ बुर्का था वो इस औरत ने पहना था, उसका कोई मतलब नहीं। बताता हूं, कमरे में अंधेरा था जनाब। ये शोर सुनकर अंदर आए, बाहर दरवाजा कोई खटखटा रहा था। खूनी वहीं बुर्का छोड़कर भागा था। अंधेरे में इन्हें दिखाई नहीं दिया कि बुर्के पर खून लगा हुआ है। दरवाजा खोलने के लिए इन्होंने बुर्का पहना और दरवाजा खोला और खूनी इसका इंतजार कर रहा था। जनाब, खूनी को कैसे पता चला कि गुलनाज बुर्का उतार कर बाहर कब गई? उसने कमरे में क्या कैमरा लगाया था? जी नहीं, कैमरा नहीं लगाया था जनाब। खूनी वहीं मौजूद था उस कमरे में। इस हींग के डब्बे के पीछे छिपा हुआ।
और जैसे कि हमारे गवाह इजाज ने बताया था कि खूनी से ही की बू आ रही थी, वो इसीलिए। तुम्हारी बात मान भी ली कि वो कमरे में छुपा था, तो क्या वो अंदर ख्वाब देख रहा था, मिन्नतें मांग रहा था कि वे बाहर कब जाएगी है? और खूनी को कैसे पता था कि मिन्नतें नहीं मांग रहा था, ख्वाब भी नहीं आ रहे थे। शातिर था ना खूनी। उसे पता था कि हर शाम को गुलनाज बाग में जाती है फोन करने, और इसी बात का फायदा उसने उठाया। पर जनाब, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि गुलनाज ने ये बात किसी को नहीं बताई, सबसे छुपा कर रखी। इतने अच्छे से छुपाई थी कि जब अदालत में उसकी जान पर बाढ़ आई तब भी उसने नहीं बताया। तो ये बात किसी को कैसे मालूम हुई? जानकारी थी जनाब, किसी और को जानकारी थी। और वो जिसे जानकारी थी, वो शख्स इस समय, इस वक्त इसी अदालत में। आइए 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 आइए, अब बताइए राज़िया बीवी, ये हर शाम को बाहर जाती थी बाग में, इस बात की जानकारी आपको थी ना? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। आप कुछ नहीं जानती? कुछ नहीं। बताओ, क्या जानती हो? बताती हूँ, बताती हूँ। मुझे पता था, मैंने अक्सर इसे बाहर जाते हुए देखा। तो आपने इसे बाहर जाते हुए देखा, ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये कहाँ जाती है? नहीं, पर इस बारे में मैंने इसे कभी कुछ पूछा नहीं। क्यों? क्यों नहीं पूछा? जनाब, कोई सुंदर जवान लड़की रात के अंधेरे में बिना बुर्के के बाहर जाती है तो इसका एक ही मतलब होता है। मुझे लगता था इसका कोई आशिक होगा जिसे ये रोज चुपके से मिलने जाती है। मुझे क्या पता था इसका भाई है, पर मैंने कोई खून नहीं किया। एक मिनट जनाब, मैं आप ही की बात दोहराता हूँ। आपने ही बोला था ना कि हर कत्ल के पीछे कोई मकसद होता है। अब नादिया बीवी का क्या मकसद है इस कत्ल के पीछे, जरा बताएंगे मेरे को? कोई मकसद नहीं था, कोई मकसद नहीं था, क्योंकि ये कत्ल इन्होंने किया ही नहीं। मैं समझाता हूँ। मुंसिफ साहब, कत्ल की वजह और असल कत्ल की पहचान इस फाइल में है। यह हकामी परिवार के कारोबार का हिसाब है। यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा खासा कारोबार चल रहा था, खूब मुनाफा हो रहा था। कुछ 2 साल पहले की बात है कि काम बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी मुनाफा नहीं हो रहा था। ये देखिए, घाटे पे घाटा, नुकसान पे नुकसान। ये क्या है? ऑर्डर बढ़ते गए, पैसा आता गया, मुनाफा किधर? जी, और जैसा कि कागजों से पता चलता है, पिछले कुछ महीनों से सब कुछ ठीक होने लगा, वापस मुनाफा भी होने लगा। और इन कागजों के आखिर में एक कानूनी आदेश है मुंसिफ साहब, जिसमें यह लिखा हुआ कि हकामी कारोबार के पैसों पर उनके छोटे भाई अरबगम का कोई हक नहीं है। आइए आइए आइए। और तुम 2 कौड़ी का वकील, तुम मुझ पे उंगली उठाता है, मुझ पे, और तुम्हारी हैसियत क्या है? ये आपके बड़े भाई फरजान हकामी साहब ने आपको अपने कारोबार से बेदखल किया था और अदालत से आदेश भी लाए थे। क्यों किया था उन्होंने ऐसा? पागल था मेरा भाई, पागल। सारा पैसा अपने जुए और शराब में लुटा देना चाहता था, और मैंने उसको मना किया, मना। उसने मुझे बेदखल कर दिया। उसने ऐसा किया। आपकी नियत, आपका ईमान अगर साफ होता तो शायद वो ऐसा नहीं करते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। सच तो ये है मुंसिफ साहब कि हकामी परिवार का पैसा ये बाहर के मुल्कों में होने वाली हिंसक घटनाओं में डाल रहा है।
फरजाम हकामी साहब को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसे तुरंत अपने कारोबार से बेदखल कर दिया और उसी बात का बदला इन्होंने अपने भाई से लिया। भाईजान, कोई कागजात क्या है? हमारा बात समझने में तुमको दिक्कत होता है, इसलिए अदालत की जबान में लिखवा कर भिजवाया। वो हम मजाक नहीं कर रहे, वो इसमें लिखा गया है। जो जो बात तुम हमारा नहीं मानता है वो आप अदालत के जबान से मानो। ओ भाई, तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो? वो क्यों कर रहा है ऐसा? जो कुछ तुम हमारा पीठ के पीछे कर रहा है ये उसका नतीजा है आरामगढ़। हमको सब पता चल गया कि हमारा पैसा कहाँ गायब हो रहा है। और वो गायब हो रहा है? वो तुम दोनों हाथों से पैसा लुटाता है और जुआ खेलता है, आशी करता है और हमसे पूछता पैसा कहाँ गया? कम से कम वतन के खिलाफ तो हमारा पैसा इस्तेमाल नहीं होता है, दहशतगर्दी फैलाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता है। अरे शर्म करो, ऐसा बात बोलने से पहले तुमको 10 बार सोचना पड़ता है। और तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है? वो हम वतन के खिलाफ नहीं, वो वतन के लिए काम करता है। जो कानून की किताब में गुनाह है वो वतन के लिए सही कैसा हो सकता है? वो अभी हमें कोई समझ नहीं रहा है, पर आहिस्ता आहिस्ता सब समझेगा कि हम सही कर रहे हैं। समझेगा हम नहीं, समझेगा तुम। आज से हमारे कारोबार से तुमको एक ढीला भी नहीं मिलेगा। अगर तुमको पैसा चाहिए तो काम करो और कमाओ। वो हम काम करेगा? हाँ, तुम करेगा, नहीं तो अपना इंतजाम खुद कर लेना। वो हमें धमकी देने का हैसियत नहीं है तुम्हारा। अपनी जुबान को लगाम दो। बड़े खैरात नहीं चाहिए तुम्हारा। रुको, अब मुफ्त में खैरात भी नसीब नहीं होगा तुमको। कल से कारोबार नहीं, सामान लादना और पहुंचाने का काम होगा तुम्हारा, समझा तुम? नाज़िया बीबी, आप बताइए मुझे साहब को कि जो गुलनाज का बाहर जाने का जो चक्कर था, इस बारे में आरमगम जी को कैसे पता चला? एक शाम छोटे साहब रसोई में आ गए, तब गुलनाज वहाँ नहीं थी। उन्होंने इसके बारे में पूछा तो मुझे बताना पड़ा। मुझे तो लगा था कि ये गुलनाज को बहुत मारेंगे, पर उन्होंने ये बात कभी छिड़ी ही नहीं। हाँ, क्योंकि उस रात इन्हें अपने बदले की पहली सीढ़ी नजर आ चुकी थी। अरमगम गुलनाज के आने के पहले से भंडार खाने में छुप के उसका इंतजार करता है। और गुलनाज के बाहर जाते ही अरमगम ने उसका बुर्खा पहन लिया और जाके अपने भाई की हत्या कर दी। बगीचे से भागने के बाद ये दरवाजे से वापस अंदर आए और ऐसा दिखाया जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं, और ऊपर से खुद कमरे का दरवाजा तोड़ के अंदर आए और गुलनाज को खूनी करार देकर पकड़ लिया। तो इजाज मियां, आपके चाचा जी के बदन से उस रात हींग की बू आ रही थी या नहीं? हाँ, मैंने मारा अपने भाई को, मैंने खून किया अपने भाई का। चलो जाओ। मेरा भाई मेरे को नौकर बना के रखता था। मैं अपने मुल्क के लिए काम करता था और वो सारा पैसा अपना जुआ शराब में लुटा देना चाहता था। मैं अपने मुल्किस्तान को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाना चाहता था, इसलिए मार डाला मैंने अपने भाई को। मुंशी साहब, एक बाले जुर्म कर चुके हैं। मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत गुलनाज को बाइज्जत दिया करती है और आरामगाह को कैद में रखने को हम सुलाती है। केडी पाठक, जाओ, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है। अल्लाह हाफिज।
अलविदा मेरे दोस्त। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई बहन को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरे सहायक वरुण से तो मिल ही चुकी हो। जी। हे भगवान, मेरे यंत्र तो अभी भी उस घर में वहीं पे रह गए। अगर किसी के हाथ लग गए तो उन्हें 2 मिनट में पता चल जाएगा कि मैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो यंत्र हमारे पास है, सुरक्षित, और उसका श्रेय जाता है मेरे सहायक वरुण को। बड़ी चतुराई से अपनी जान पे खेल के ये वो यंत्र वहां से निकाल कर। थैंक यू, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो सर मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, पर एक दिन आप मेरी जान बचाएंगे ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मैं 2 महीनों से उस घर में जो जानने की कोशिश कर रही थी उसका पता आपने बस एक रात में कैसे लगा लिया? तुम्हारा संदेह हमेशा फरजाम पर रहा, इसलिए अरमगम कभी संदेह के दायरे में आया ही नहीं। अब समझे। चले, 3 घंटे में मुंबई की फ्लाइट है। नहीं सर, इस मुल्क में मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। अभी भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं अरमागन की तरह जो हमले की योजना कर रहे हैं और उसमें पैसे भी डाल रहे हैं। इसलिए जरूरी है हमारी देश की सुरक्षा के लिए कि हम ऐसे लोगों को ढूंढकर बाहर निकालें, और अब यही मेरा अभियान है। समझता हूं मैं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद सर। जय हिंद।